नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते हेल्थ से रिलेटेड कार्यक्रम करते हैं, जहां पर हम सिलीगुड़ी शहर के अलग अलग हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के डॉक्टर्स को हमारे चैम्बर में हमारे स्टूडियो में बुलाते हैं और आपकी समस्याओं का हल हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुतराय भट्टाचार्य। डॉक्टर साहब नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब नियोटिया गेटवेल में प्रैक्टिस करते हैं। आज हम किडनी की बीमारी के बारे में जो है डॉक्टर साहब से बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि किडनी की बीमारी इस समय विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है। अगर बात हम आंकड़ों की करें तो विश्व में इसमें 15% लोग जो है किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं और भारत में भी इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और एक आंकड़ा जो सामने आया वो ये है कि भारत में जिन लोगों को बीपी और शुगर की बीमारी है उनमें से 25% लोग जो हैं किडनी की बीमारी के शिकार हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और यही वजह है कि हमने आज ये कार्यक्रम रखा है, जहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे साथ आज जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ हैं उसके कारण क्या क्या हैं, और अगर हम सिम्टम और साइन की बात करें तो क्या क्या सिम्टम्स हैं इनके। अच्छा, पहले सभी दर्शकों के लिए नमस्कार। फर्स्ट जो बोलना चाहता हूँ, सीकेडी जो हम लोग बोलते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, वो किसको बोलते हैं जब किडनी का प्रॉब्लम एटलीस्ट 3 महीने से ऊपर जब बोलते हैं तो उसको हम लोग सीकेडी बोलते हैं। अब सीकेडी अगर की बात करते हैं, अब दुनिया का सबसे नंबर 1 रीज़न है कि डायबिटीज़ 50 to 60% केसेस में डायबिटीज़ के कारण होता है, और स्पेशली जिसमें ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होते उनका रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऐसे नहीं कि सब डायबिटीज़ में होते, 30 to 50% केसेस डायबिटीज़ स्पेशली जिसका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होते तो उनका जाके सीकेडी होने का चांसेस ज़्यादा है। डायबिटीज़ छोड़कर और दूसरे रीज़न देखते हैं तो फिर बीपी हाई होने के कारण भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो उसके कारण भी अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन बहुत टाइम से अगर किसी का बीपी हाई चल रहा है, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उनको भी सीकेडी होने का रिस्क होता है। और कुछ रीज़न जो कम है हम लोग के देश में, वो है कि एक ओबेसिटी है जिसका BMI बहुत 30 के ऊपर होता है और वो किडनी के ऊपर स्ट्रेस होता है, उसके कारण सीकेडी होने का रिस्क होता है। और किसी के अगर पहले से ही कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर ठीक से ब्लड पहुंचते नहीं है किडनी तक, तब भी जाके सीकेडी होने का एक रिस्क होता है। अगर सिम्टम्स की बात करें, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बोलना चाहता हूँ, 40-50% केसेस में सिम्टम्स नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट को ऐसे ही अचानक से टेस्ट किया, देखा कि क्रिएटिनिन 2-3 तक आ गया। तो इसलिए सबसे ज़रूरी, स्पेशली जिसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, तो उनको हमेशा एक ब्लड टेस्ट करना चाहिए किडनी फंक्शन टेस्ट को देखने के लिए, और एक यूरिन टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, कोई प्रोटीन लीक हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए। बिल्कुल ठीक है। और बाकी अगर सिम्टम्स, दूसरे सिम्टम्स की बात करें, जो हम लोग का अभी देखते हैं कि सीकेडी का सबसे अर्लीस्ट सिम्टम जो है, पहले सिम्टम, वो बोलते हैं नॉक्टूरिया करके। नॉक्टूरिया क्या होता है, जब रात के टाइम में एटलीस्ट 2 बार उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए। अच्छा, तो वो नॉक्टूरिया बोलते हैं, वो अर्लीस्ट सिम्टम होता है। ऐसे नहीं कि नॉक्टूरिया मतलब भी सीकेडी है, बाकी दूसरा चीज़ भी हो सकता है, दूसरा कारण भी हो सकता है जी, लेकिन वो अर्लीस्ट सिम्टम है। और जो सिम्टम्स हम लोग दिखाई देते हैं सीकेडी पेशेंट में, अगर कोई पैर में सूजन है, किसी का सांस का दिक्कत हो रहा है, कोई टायर्डनेस, फटीग जो होता है, भूख नहीं लगता है, लेट स्टेज में जाके ऐसे होता है कि पेशेंट को नींद नहीं आ रहा है ठीक से, वॉमिटिंग हो रहा है परसिस्टेंटली, तो ये सब सिम्टम्स अगर होता है तो थोड़ा ध्यान रखना है कि किडनी का प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है। बिल्कुल दर्शकों, आज हम किडनी के बारे में बहुत डिटेल्स में डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब ने 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताया है कि जिनको हार्ट की डिजीज़ है उनको भी किडनी की बीमारी हो सकती है। और सिम्टम के जहाँ तक डॉक्टर साहब ने बात बताई कि अगर आपके पैर में सूजन है या फिर रात में आप 2 से 3 बार पेशाब करने के उठते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम जो है किडनी ख़राब के हो सकते हैं, और उस समय आपको जो है अपने डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं? रिस्क फैक्टर्स अगर बोलते हैं तो वो बेसिकली कॉज से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स जैसे हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है। जैसे बताया पहले, ऐसे नहीं कि सब डायबिटीज़ को किडनी प्रॉब्लम होता है, जिसका अनकंट्रोल्ड है, मेडिसिन लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है ब्लड शुगर, जिसका बीपी बहुत ज़्यादा है मेडिसिन लेने के बाद, तो उनको जाके सीकेडी होने का चांसेस ज़्यादा है। और बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ, स्पेशली जो पेशेंट्स बहुत पेन किलर लेते हैं, बिल्कुल ओवर द काउंटर जो पेन किलर्स होता है बहुत किडनी के लिए नुकसान करता है।
ठीक है। तो वो वैसे हम लोग बिना डॉक्टर कंसल्ट करके पेन किलर्स नहीं लेना चाहिए। ऐसे भी होता है एक डोज पेन किलर काफ़ी है किडनी को नुकसान पहुंचने में। तो अगर ऐसे लगता है स्पेशली जिसको किडनी का प्रॉब्लम है पहले से, तो उनके लिए पेन किलर अगर बोलते हैं तो पैरासीटामोल सेफ होता है किडनी के लिए। अच्छा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि स्मोकिंग है। जो स्मोक करते हैं, बहुत लंबा टाइम से स्मोक करते हैं, काफ़ी स्मोक करते हैं, तो उनको भी ब्लड फ्लो का दिक्कत होता है किडनी में, तो वो भी जाके बाद में सीकेडी हो सकता है। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात मैं बताई है कि आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि काफ़ी समय ऐसा देखा गया है कि सिम्टम बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आपकी किडनी डैमेज हो जाती है। और डॉक्टर साहब ने एक महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि अगर कोई पेन किलर ज़्यादा खा रहे हैं तो उनको आप सावधान हो जाने की ज़रूरत है। पेन किलर आप बिल्कुल भी ना खाएं, बिना डॉक्टर के सलाह को आपको बिल्कुल भी जो है पेन किलर नहीं खाना है। डॉक्टर साहब, एक जब किडनी ख़राब हो जाती है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसको सेव कर सकते हैं? अच्छा, जो जिसका ऑलरेडी पहले से किडनी का प्रॉब्लम है, तो 2-3 चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। स्पेशली डाइट का अगर बात आते हैं, ठीक है, खाने में कुछ परहेज़ करना चाहिए, कुछ रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए। ऊपर से लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा करना चाहिए। स्मोकिंग जिसका ऑलरेडी एडिक्शन है पहले से, वो कम करना चाहिए। सबसे जैसे बोला कि प्रोग्रेशन रोकने के लिए जो रिस्क फैक्टर्स होता है उसको ही कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। किसको डायबिटीज़ है, वो उसका किडनी प्रॉब्लम भी है, अल्टीमेटली जाके उनको शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। लेकिन इसके बावजूद भी बीमारी के कारण कभी कभी किडनी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, तो उसके लिए भी अलग अलग मेडिसिन होता है जो अभी बहुत आ गया। जो प्रोटीन जो जिसको लीक होता है तो उसको रोकने के लिए भी मेडिसिन होता है। तो ये सब कुछ ऐसे नहीं कि बस मेडिसिन से करना चाहिए, बाकी लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, डाइट के साथ मेडिसिन कंबाइन करके प्रोग्रेशन रोक सकते हैं हम लोग। डॉक्टर साहब, हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में, हमने देखा कि किडनी डिजीज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो इसका क्या रीज़न है, क्या लगता है आपको? इसका एक सबसे मतलब देखा जाता है तो सबसे मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है कि सॉल्ट इंटेक। स्पेशली जो हम लोग का हिली एरियाज़ का जो है, उन लोग का सॉल्ट कंटेंट थोड़ा लिमिट करना चाहिए। थोड़ा सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होने से जो दिखाई देता है, ऐसे नहीं कि बस ब्लड प्रेशर के ऊपर असर होता है सॉल्ट ज़्यादा लेने से। दूसरा चीज़ जो है, सॉल्ट डायरेक्टली किडनी के ऊपर इफेक्ट करता है, स्ट्रेस डालते हैं किडनी के ऊपर। तो इसलिए सॉल्ट का अगर देखा जाए तो सॉल्ट थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करने से किडनी का प्रॉब्लम रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। हमने देखा कि हमारे इस इलाके में लोग भात के साथ जो कच्चा नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। ठीक है। अभी जो सॉल्ट का अगर थोड़ा बात कर ले, तो अगर सॉल्ट जो हम लोग बोलते हैं कि लेस देन 5 ग्राम पर डे लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं है। बस सॉल्ट ऐसे मतलब नहीं है कि बस सॉल्ट से होता है। कुछ चीज़ जो स्पेशली प्रोसेस्ड फूड जो होता है, जैसे कोई आचार, पापड़, भुजिया जैसे चीज़ जो होते हैं, उसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक, वो दिखाई नहीं देते लेकिन उसमें सॉल्ट भी होता है। तो ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे कुछ दर्शकों ने आपसे ये भी पूछने को कहा कि क्या नमक का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या? क्या सीधा नमक, काला नमक सीधा नमक, ये एक्चुअली कुछ वैसे एविडेंस अगर बात करते हैं तो वैसे कुछ एविडेंस नहीं है, लेकिन सीधा नमक एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, जो हम लोग करते हैं, क्योंकि उसमें जो दिखाया गया है उसका जो ओवरऑल कंटेंट जो बोलते हैं सोडियम और क्लोराइड का, वो थोड़ा कम रहता है बाकी सॉल्ट से। तो वो एक ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट हो सकता है। लेकिन अभी भी अगर हम लोग का बात करें कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अभी जैसे हो गया है, तो उतना ज़्यादा एविडेंस है नहीं हम लोग के पास। ठीक है, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव है ये। डॉक्टर साहब, किडनी के पेशेंट को अगर खान पान की बात करें, अभी तो लाइफ स्टाइल भी काफ़ी चेंज हो गया है, खान पान भी काफ़ी चेंज हो गया है, तो क्या खाना चाहिए किडनी के पेशेंट को? तो जैसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोल दिया, सॉल्ट वो सबसे कम खाना है, कम खाना है। बाकी जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है खाने के बाद अगर करते हैं, वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है प्रोटीन का बात। वो प्रोटीन कितना ज़्यादा लेना है, कम लेना है। ठीक है, वो वैसे नहीं है, प्रोटीन ज़्यादा लेने से भी नुकसान है, प्रोटीन कम लेने से भी नुकसान है। तो एक बीच का जो मिडिल अमाउंट होता है, तो आइडियली हम लोग बोलते हैं कि 0.5 to 0.6 ग्राम पर केजी पर डे।
मान के चलिए अगर 60 किलो का कोई है तो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। उसमें भी प्रोटीन का जो है दो टाइप का होता है प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन। तो 50% प्लांट होना चाहिए, 50% एनिमल प्रोटीन, डिवाइड कर लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि दोनों का एडवांटेजेस अलग अलग होता है। तो ये प्रोटीन का बात है। उसके छोड़कर जो और तीसरा जो बात है पोटेशियम का, अगर बात करते हैं, ये पहले का धराना मतलब सोच था कि अगर जिसको सीकेडी है वो फ्रूट्स वगैरह नहीं ले सकते, वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। ऐसे नहीं कि पोटेशियम पूरा डाइट से हटा देना चाहिए। पोटेशियम बीपी कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा फ्रूट्स जो है जिसमें पोटेशियम थोड़ा कम रहता है, जैसे एप्पल, पपाया, ये सब लेना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा है तबीयत के लिए। और लेकिन हम लोग पोटेशियम रिस्ट्रिक्ट करते हैं जिसको पोटेशियम ब्लड लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। जो नॉनवेज खा रहे हैं, जिनको मांस मछली जो है वो कितना वो उसमें देखिए, जो हम लोग बोलते हैं वैसे एनिमल प्रोटीन मना नहीं है, ठीक है। प्लांट प्रोटीन का एक एडिशनल एडवांटेज है कि उसका फॉस्फोरस थोड़ा कम रहता है। लेकिन ऐसे फिश हम लोग जो स्पेशली जो छोटा मछली होता है, जो स्मॉल फिश होता है, स्मॉल फिश कैटेगरी जो मछली होता है, वो स्पेशली अच्छा है क्योंकि उसमें एक फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो बहुत हार्ट और किडनी के लिए अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, एक तो पीने के पानी को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है पेशेंट में कि मुझे कितना पानी पीना चाहिए दिन भर में, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? अच्छा, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन है, जैसे आपने बताया, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड कोई अमाउंट नहीं होते। यूजुअली हम लोग बोलते हैं जिसको कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, आइडियली 2 से 2.5 लीटर एटलीस्ट लेना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ऐसे नहीं कि ज़्यादा पानी लेने से हम लोग किडनी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वैसे नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं पानी कम लेने से एक जो स्टोन होने का पॉसिबिलिटी है, किडनी स्टोन, वो बाद में जाके सीकेडी हो सकता है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। पानी हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं जिसको ऑलरेडी पैर में सूजन है, कोई सांस का दिक्कत है, स्पेशली एडवांस स्टेज ऑफ सीकेडी में हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, किडनी की बीमारी से बचने के लिए अगर हम टेस्ट की बात करें तो एक आदमी को साल में कितना बार और कौन कौन सा टेस्ट करना चाहिए? अच्छा, तो जिसको डायबिटीज़ है, बिल्कुल, तो उसको तो पहले जब भी डायबिटीज़ डायग्नोस होता है तब कर लेना चाहिए टेस्टिंग। जिसको बाकी ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पहले से कोई ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है, आइडियली 40 इयर्स के बाद साल में एक बार करना चाहिए। अगर नॉर्मल है तो आप हर दूसरे साल रिपीट करवा सकते हैं। तो टेस्ट कितना महंगा है डॉक्टर साहब? टेस्ट अगर बोले हैं तो फिर एक हम लोग का जो एक यूरिन का टेस्ट होता है, ठीक है, वो देखने के लिए कि प्रोटीन लीक हो रहा है कि नहीं, और एक किडनी फंक्शन टेस्ट, तो दोनों मिला के लगभग लैब टू लैब वेरी करते हैं, लेकिन अराउंड 1000 रुपीज़ के अंदर हो जाता है, ठीक है। अगर फ़ायदा देखा है लॉन्ग टर्म तो उसमें उतना लॉन्ग टर्म नहीं है उसमें। तो दर्शकों, आज हम डॉक्टर सत्यनारायण भट्टाचार्य से आज हम बहुत विस्तार में जो है किडनी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि किडनी का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। जिनको शुगर है उनको तो साल में कम से कम 3 से 4 बार तो टेस्ट कराना ही चाहिए। और जिनको शिकायत नहीं है उनको साल में एक बार जो है, जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो गई है, उनको कम से कम साल में एक बार जो है अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए। और ये टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। आप में से किसी को भी किडनी की शिकायत है तो आप डॉक्टर साहब से जो है नियोटिया गेटवेल में जाकर मिल सकते हैं। और डॉक्टर साहब नियोटिया मेडिप्लस जो सेवक रोड में अवस्थित है, वहाँ पे भी आप जाकर डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब, किडनी के जो पेशेंट हैं और किडनी की बीमारी में जब बात आती है डायलिसिस की, तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। डायलिसिस के नाम से बहुत डर लगता है, ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब? क्यों लोग इतने डर जाते हैं? अच्छा, ये जो आपने बोला बिल्कुल सच बोला, बहुत लोग घबरा जाते हैं डायलिसिस का नाम सुन के। लेकिन मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ दर्शकों को कि डायलिसिस जीवन बचाता है, जिसको ज़रूरी होता है। स्पेशली लास्ट स्टेज जो हम लोग बोलते हैं, कब करते हैं डायलिसिस? जब किडनी का 85 to 90% फंक्शन नहीं होता है, शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है, जो पानी है, जो निकल नहीं पा रहे, तो एक दूसरे रूट चाहिए हम लोग को निकालने के लिए। बिल्कुल, ठीक है। तो तब हम लोग जाके डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस ज़िंदगी बचाते हैं। ऐसे नहीं है कि डायलिसिस करने के कारण और तबीयत ख़राब हो जाती है, ये बीमारी के कारण ख़राब होता है, ठीक है। डायलिसिस में ऐसे बहुत है पेशेंट जो 20-25 साल से डायलिसिस कर रहे हैं, एकदम अच्छा है, सब कुछ नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, खाना वाना सब कुछ कर रहे हैं। तो वैसे नहीं है, ये थोड़ा
एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत मानसिक तौर पे कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे करके हम लोग को ये सोच बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अगर हम डायलिसिस की बात करें तो काफ़ी लोग जो हैं कामकाजी लोग हैं, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए डायलिसिस करवाना एक बहुत कठिन काम है। तो क्या हम घर में बैठकर भी क्या डायलिसिस कर सकते हैं क्या? वो घर पे बैठ के डायलिसिस बिल्कुल करा सकते हैं, वैसे मना नहीं है, लेकिन दो तरह का होता है। एक पेट का डायलिसिस अलग से होता है, ठीक है, वो उसका भी जो हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं वो घर पे करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग से ट्रेनिंग होता है, जो घर वाले रहते हैं पेशेंट को वो टेक्नीशियन होता है वो ट्रेन करते हैं। दूसरा जो अगर हेमोडायलिसिस का बात करते हैं, वो घर में वो हेमोडायलिसिस करना थोड़ा मुश्किल है, वो कॉन्सेप्ट अभी इंडिया में आया नहीं उतना। वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, वो करते हैं बहुत घर पे, वो मशीन लगा के, प्लांट लगा के, जो आरओ का प्लांट होता है वो लगा के कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें, वो कॉन्सेप्ट अभी तक इंडिया में नहीं है उतना। बिल्कुल। तो पेरिटोनियल डायलिसिस एक सूटेबल ऑल्टरनेटिव है पेट का डायलिसिस, जो घर पे भी कर सकते हैं, जिसको घर बार बार सेंटर में जाना मुश्किल होता है, तो उनके लिए बहुत एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। डॉक्टर साहब, अभी भी किडनी की बीमारी को लेकर, डायलिसिस को लेकर बहुत सारे मीथ हैं, लोग डरते रहते हैं, तरह तरह की बातें भी करते रहते हैं। और हमने देखा कि बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो आयुर्वेदिक दवा ले लेते हैं, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन बहुत समय देखा गया है कि ये जो है उल्टा पड़ जाता है, उनको महंगा पड़ जाता है। और जब स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है तब वो नेफ्रोलॉजी के पास या फिर यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। स्पेशली जो आपने बताया कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है होता है, हम लोग को बहुत पेशेंट ऐसे मिला है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद ख़राब हो गया किडनी, पूरा किडनी छोटा हो गया, सुकर गया। तो उसमें से हम लोग किडनी बायोप्सी करके देखा है कि उनका किडनी के अंदर जो मर्क्यूरी, जो सिल्वर, ये सब सॉल्ट बहुत ज़्यादा परिमाण में है। तो वो सॉल्ट हम लोग आ रहे हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से। सो वैसे नहीं है ये। वन ऑफ द अभी जो देखेंगे नेक्स्ट 5-7 साल में सबसे कॉमन कॉज ऑफ सीकेडी हो जाएंगे। डायबिटीज़ को भी ओवरटेक कर सकता है, ये इतना तेज़ी से हो रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो किडनी पेशेंट की जो संख्या है वो डायबिटीज़ के पेशेंट से भी ज़्यादा हो सकती है, और ये फिगर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि अगर आपको किडनी से थोड़ी सी भी कहीं शिकायत है तो आप बिल्कुल भी आयुर्वेदिक दवा ना खाएँ। सबसे पहले आप जो है नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं और उनका सलाह लें। आपके डॉक्टर आपको जो बताते हैं आपको उसी तरह से चलने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जो मीथ की बात मैं कर रहा था, मैं डायलिसिस को लेकर जो एक भ्रम है, जो लोगों के मन में डर है, मैं आपसे एक सवाल जानना ये चाहता हूँ कि डायलिसिस के बिना इंसान कितना दिन जी सकता है, और आप डायलिसिस के बाद में इंसान कितने साल तक जी सकता है? देखिए, यूजुअली किडनी बीमारी दो तरह होता है। एक जो हम लोग सीकेडी का बात आज कर रहे हैं, एक दूसरा होता है एक्यूट किडनी इंजरी, जो हम लोग बोलते हैं, वो कम टाइम में होता है। यूजुअली देखा जाए, अगर एक्यूट किडनी इंजरी में डायलिसिस टेम्पोरेरी करने के बाद जब पेशेंट ठीक हो जाता है, वो हम लोग उसके बाद डायलिसिस बंद कर देते हैं। सीकेडी के अगर डायलिसिस की बात करें तो उसमें वो नहीं है। वो अगर किसी का अगर डायलिसिस शुरू हो जाता है तो किडनी का फंक्शन को हम लोग को मेंटेन करने के लिए वो डायलिसिस कंटिन्यू करना पड़ता है। तो एक रास्ता है डायलिसिस से रिलीव होने का, एक वो है किडनी ट्रांसप्लांट। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि बहुत समय पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उनकी किडनी डैमेज हो गई है, तो जब पेशेंट बिल्कुल एंड स्टेज पे आ जाता है तब उनके लिए जो है ट्रीटमेंट का ऑप्शन क्या रह जाता है? देखिए, अभी अगर बोलते हैं कि नंबर 1 ट्रीटमेंट ऑप्शन इन स्टेज पेशेंट के लिए ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट। ये पूरा ज़िंदगी बदल देता है, ठीक है। डायलिसिस का जो दिक्कत होता है, स्पेशली जो डायलिसिस के टाइम में थोड़ा एक कॉम्प्लिकेशंस होने का ज़्यादा रिस्क होता है, थोड़ा इन्फेक्शन होने का रिस्क आता है, बीपी डाउन होने का रिस्क होता है, वो ट्रांसप्लांट से नहीं होता है। ट्रांसप्लांट से पूरा डायलिसिस से मुक्ति मिलता है, ठीक है। अगर सक्सेसफुल हो जाता है ट्रांसप्लांट तो पूरा एकदम नॉर्मल लाइफस्टाइल, पूरा मतलब हर काम का सब कुछ कर नॉर्मल जिंदगी पूरा जी सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं, बस मेडिसिन लेना होता है। पहले का एक सोच था कि थोड़ा रिजेक्शन, जो किडनी हम लोग डोनर से मिलते हैं पेशेंट को, तो वो रिजेक्ट होने का एक रिस्क होता था। तो अभी का जो लास्ट 10-15 साल में इतना नया नया दवाई आ गया, उसका रिस्क जो है अभी ना की बराबर है ऑलमोस्ट। बिल्कुल। दर्शकों, आज हम डॉक्टर
सुतोमय भट्टाचार्य से जो है किडनी की बीमारी के बारे में बहुत डिटेल्स में हमने आज चर्चा किया है। और आप में से भी अगर किसी को किडनी की बीमारी है या किडनी से संबंधित कोई भी शिकायत है तो आप डॉक्टर साहब से नियोटिया गेटवेल में जाकर मिल सकते हैं। और सेवक रोड में नियोटिया गेटवेल का जो ओपीडी क्लिनिक है नियोटिया मेडिप्लस, वहाँ भी आप डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने एक बात और कही है कि डायलिसिस से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और आज के ज़माने में बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई मेडिसिन आ गई है जिसके द्वारा जो है किडनी का इलाज संभव है। और डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद जो है एक आदमी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। तो आपको किडनी की बीमारी को लेकर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समय रहते अपने डॉक्टर के पास आना होगा और उनके सलाह लेकर ही आपको चलना है। तो आप अपनी किडनी को और आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, जाने से पहले मैं आपसे और एक सवाल ये करना चाहूँगा कि किडनी के पेशेंट को अपनी जीवन शैली बदलाव तो लाना ही होगा, साथ ही जो एक्सरसाइज है, मॉर्निंग वॉक है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अभी का जो लेटेस्ट गाइडलाइंस अगर देखें तो बोलते हैं कम से कम हफ्ते में 2.5 घंटे एक्सरसाइज होना चाहिए। हफ्ते का बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। वो जो एक्सरसाइज का बात आता है वैसे नहीं कि हैवी एक्सरसाइज जिम वगैरह, वैसे नहीं है। नॉर्मल रूटीन वॉक जैसे हम लोग चलते हैं वैसे ही, बस वो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा। ये स्पेशली होता है जिसका बोलते हैं जिसका BMI ज़्यादा रहता है, जैसे पहले बोला था ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, तो उनके लिए मेनली एप्लीकेबल है। और जो नॉर्मल पेशेंट है जिसका BMI भी नॉर्मल रेंज पे है तो उनके लिए भी एप्लीकेबल, दोनों कैटेगरी ऑफ पेशेंट है। तो इरेस्पेक्टिव आप ओबीस है नॉन ओबीस है, आपको अगर किडनी का प्रॉब्लम है, शुगर है, तो ये एटलीस्ट करना चाहिए। ठीक है। ये जो होता है ये हार्ट के लिए अच्छा होता है, जो सर्कुलेशन होता है शरीर के अंदर वो उसको फ़ायदा करते हैं, तो बाकी सब ऑर्गन ठीक रहता है। तो ये ज़रूरी चीज़ है एक। तो दर्शकों, आज हमने डॉक्टर सुतोमय भट्टाचार्य से जो है किडनी की बीमारी के बारे में बहुत डिटेल्स में बातचीत किया। और डॉक्टर साहब ने 2-3 चीज़ जो महत्वपूर्ण जो जानकारी हमें दी है, जिनको हार्ट की शिकायत है उनकी किडनी ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनको शुगर है, जिनको हाई प्रेशर है, उनको भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि जो पेन किलर ज़्यादा खाते हैं उनको भी अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि एक टेबलेट पेन किलर भी जो है आपकी किडनी को डैमेज कर सकती है। तो आपको अगर किडनी से संबंधित कोई भी शिकायत है, कोई भी दिक्कत है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। और डॉक्टर साहब नियोटिया गेटवेल में बैठते हैं और सेवक रोड में जो है नियोटिया गेटवेल का जो मेडिप्लस है वहाँ भी आप डॉक्टर साहब से जाकर मिल सकते हैं और आप अपनी समस्या की बात उनसे जो शेयर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार फिर अगले हफ्ते एक नए कार्यक्रम के साथ हम आपके बीच में हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।